हेलो विद्यार्थियों, पाठकों, स्वागत है, अभिनंदन है। हम लोग गद्य साहित्य का अध्ययन कर रहे हैं और गद्य साहित्य के अंतर्गत हमने गद्य विधाएँ भी पढ़ी थी। गद्य विधाओं में हमने कहानी आरंभ किया था। कहानी के अंतर्गत हम जो है अभी प्रेमचंद की कहानी हम लोगों ने पढ़ी थी उस दिन, और उसके बाद में हमने ज्ञानेंद्र जी की पाजेब आरंभ की। और पाजेब के जो रचनाकार हैं ज्ञानेंद्र जी, पिछली वीडियो में उनके बारे में अध्ययन किया था। आज हम पाजेब कहानी का अध्ययन करेंगे और उसके बाद पाजेब जो इसकी समीक्षा है इसके विषय में अध्ययन करेंगे। समीक्षा कैसे की जाती है, किन किन आपको हेडिंग्स को डालना है, ये आपको बताएंगे। तो चलिए हम पहले पाजेब कहानी का अध्ययन करते हैं। जब हम पाजेब कहानी का अध्ययन कर लेंगे, पढ़ लेंगे, सुन लेंगे, तो उसके बाद ही समीक्षा करने में हमें ज़्यादा आसानी होगी। तो विद्यार्थियों, पहले हम लोग जैसे हमने बताया कि जैनेन्द्र कुमार जी की कहानी पढ़ेंगे, और कहानी आपको पूरी सुनने के बाद में आप सुन लेंगे तो आपको आगे समझ में भी आएगा। तो हम कहानी की फिर समीक्षा करेंगे, बताएंगे आपको, और इनके जो कैरेक्टर हैं पात्रों के, एक आध जो इम्पोर्टेंट चरित्र चित्रण है आशुतोष का जैसे है बालक का, तो वो बताएंगे फिर। तो अभी जो है हम पाजेब कहानी आपको सुनाएंगे। इस कहानी में ये कहानी पाजेब जो है पारिवारिक कहानी है, जिसमें बाल मनोविज्ञान को प्रस्तुत किया गया है, बच्चे के ऊपर आधारित है। और देश काल और वातावरण की जो व्यापकता इसमें देखी जा सकती है वो मनोवैज्ञानिक कहानियों के मुख्य केंद्र परिस्थिति होती है। केंद्र जैसा होता है वैसी परिस्थिति के अनुसार इसकी कहानी होती है। और जहाँ तक वातावरण की बात आती है वो जो है उस दृश्य से ये अच्छी कहानी है। तो ये सब हम बाद में चर्चा करेंगे। चलिए कहानी आरंभ करते हैं। जैनेन्द्र जी की कहानी पाजेब। बाजार में एक नई तरह की पाजेब चली है। ये आरंभ है कहानी का। पैरों में पड़कर वो बड़ी अच्छी मालूम होती हैं। उनकी कड़ियाँ आपस में लचक के साथ जुड़ी रहती हैं। पाजेब का मानो निज का आकार कुछ नहीं है, जिस पाँव में पड़े उसी के अनुकूल ही रहती है। पास पड़ोस में तो सब नन्ही बड़ी के पैरों में आप वही पाजेब देख लीजिए। एक ने पहनी कि फिर दूसरी ने भी पहनी, देखा देखी तीसरी ने भी पहन ली। अब इस तरह उनका ना पहनना मुश्किल हो गया। जिसने देखा उसको बहुत पहनना मुश्किल हो गया कि वो बिना पहने घूम रही है। हमारी मुन्नी ने भी कहा जब देखा कि बाबूजी हम पाजेब पहनेंगे। बोलिए, भला कठिनाई से 4 बरस की उम्र और पाजेब पहनेगी। मैंने कहा कैसी पाजेब? बोली वही जैसी रुकमन पहनती है, जैसी लीला पहनती है। मैंने कहा अच्छा अच्छा। बोली मैं तो आज ही मंगा लूँगी। मैंने कहा अच्छा भाई, आज ही सही। उस वक्त तो खैर मुन्नी किसी काम में बहल गई, लेकिन जब दोपहर आई मुन्नी की बुआ, तब वह मुन्नी सहज मानने वाली न थी। बुआ ने मुन्नी को मिठाई खिलाई और गोद में लिया और कहा अच्छा, तो तेरी पाजेब अब के इतवार को जरूर लेती आऊँगी। इतवार को बुआ आई और पाजेब ले आई। मुन्नी पहनकर खुशी के मारे यहाँ से वहाँ ठुमकती फिरी। रुकमन के पास आई, अपनी दोस्त के पास, और कहा देख रुकमन, मेरी पाजेब शीला को भी अपनी पाजेब दिखाई। अपनी पाजेब पहनी देखकर उसे प्यार किया। सबने पाजेब देख करके उससे प्यार किया, दोस्ती की और तारीफ की। सचमुच वह चांदी की सफ़ेद 2-3 लड़ियाँ सी टखनों के चारों ओर लिपट कर चुपचाप बिछी हुई थी। बहुत ही सुघड़ लगती थी, सुघड़, अच्छी। और बच्ची की खुशी का ठिकाना न था। और हमारे महाशय आशुतोष, जो मुन्नी के बड़े भाई थे, पहले तो मुन्नी की सजी धजी देखकर बड़े खुश हुए। वो हाथ पकड़कर अपनी बढ़िया मुन्नी को
पाजेब सही बड़ी माने सुंदर सी लग रही थी, तो बढ़िया पाजेब सही दिखाने के लिए मुन्नी को आसपास ले गए। मुन्नी की पाजेब का गौरव उन्हें अपना भी मालूम होता था कि ऐसा गर्व महसूस कर रहे थे कि मुन्नी ने पहन रखी पाजेब, तो लग रहा था कि वो खुद पहन रखी हुई इतना गर्व महसूस कर रहे थे। वह खूब हंसे, ताली पीटी, लेकिन थोड़ी देर बाद वह ठमकने लगे। मुन्नी को पाजेब दी, सो हम भी बाइसिकल लेंगे। बुआ ने कहा, अच्छा बेटा, आपके जन्मदिन को तुझे बाइसिकल दिलवाएंगे। आशुतोष बाबू ने कहा कि हम तो अभी लेंगे। बुआ ने कहा, छी छी, तू कोई लड़की है? जिद तो लड़कियां करती हैं और लड़कियां रोती हैं, कहीं बाबू साहब लोग रोते हैं। आशुतोष बाबू ने कहा, तो हम बाइसिकल जरूर लेंगे जन्मदिन वाले दिन। बुआ ने कहा कि हाँ, ये बात पक्की रही, जन्मदिन पर आपको बाइसिकल मिलेगी। इस तरह वह इतवार का दिन हंसी खुशी पूरा हुआ। शाम होने पर बच्चों की बुआ चली गई। पाजेब का शौक घड़ी भर का था, वो फिर उतार कर रख दी गई, जिससे कहीं खो न जाए। पाजेब वह बारीकी और शुभ काम की थी, खासे दाम लग गए थे। श्रीमती जी ने हमसे कहा, क्यों जी, लगती तो अच्छी है, मैं भी अपने लिए बनवा लूं? मैंने कहा, क्यों ना बनवाओ, तुम कौन 4 बरस की नहीं हो? खैर, ये हुआ, पर मैं रात को अपनी मेज पर था कि स्मृति ने आकर कहा, तुमने पाजेब तो नहीं देखी? मैंने आश्चर्य से कहा, क्या मतलब? बोली, देखो, यहाँ मेज पर तो नहीं है, एक तो है पर दूसरी पैर की नहीं मिल रही है, जाने कहाँ गई? मैंने कहा कि जाएगी कहाँ, यहीं कहीं देख लो, मिल जाएगी। उन्होंने मेरे मेज के कागज उठाने धरने शुरू किए और अलमारी की किताबें टटोल डालने का भी मंसूबा दिखाया। मैंने कहा, ये क्या कर रही हो, यहाँ वह कहाँ से आएगी? जवाब में मुझी से पूछने लगी, फिर कहाँ है? मैंने कहा, तुम्ही ने तो रखी थी। कहाँ रखी थी? बतलाने लगी, दोपहर के बाद कोई 2 बजे उतार कर दोनों को अच्छी तरह संभाल कर उसे नीचे वाले बॉक्स में रख दी थी। अब देखा तो एक है, दूसरी गायब है। मैंने कहा कि चलकर वह इस कमरे में कैसे आ जाएगी? भूल हो गई होगी, एक रखी होगी, एक वहीं कहीं फर्श पर छूट गई होगी, देखो मिल जाएगी, कहीं जा नहीं सकती। इस पर श्रीमती कहा सुनी करने लगी कि तुम तो ऐसे ही हो, खुद लापरवाह हो, दोष उल्टे मुझे देते हो। कह तो रही हूं कि मैंने तो दोनों संभाल कर रखी थी। मैंने कहा कि संभाल कर रखी थी तो फिर यहाँ वहां क्यों देख रही हो? जहां रखी थी वहीं से ले लो, वहीं नहीं है तो फिर किसी ने निकाली ही होगी। श्रीमती बोली कि मेरा भी यही ख्याल हो रहा है, हो न हो बंसी नौकर निकाली है। मैंने रखी तब वो मौजूद थी, मैंने जब मैंने रखी थी वो मौजूद था बंशी। मैंने कहा, तो उससे पूछो। बोली, वो साफ इनकार कर देगा। मैंने कहा, तो फिर? श्रीमती जोर से बोली, तो फिर मैं क्या बताऊं? तुम्हें तो किसी बात की फिक्र है नहीं, डांट कर कहते क्यों नहीं? उस बंसी को बुलाकर, जरूर पाजेब उसी ने ली होगी। मैंने कहा, अच्छा, तो उसे क्या कहना होगा? ये कहूं कि ला भाई पाजेब दे दे? श्रीमती झल्ला कर बोली, हो चुका सब तुमसे, तुम्ही ने तो उस नौकर जात को शहजोर बना रखा है। डांट न फटकार, नौकर ऐसे सिर न चढ़ेगा तो क्या होगा? बोली कि कह तो रही हूं कि किसी ने उसे बक्स से ही निकाला है। 16 में 15 आने ये बंसी है, सुनते हो ना, वही है। मैंने कहा, बंसी से पूछा था, उसने नहीं नहीं मालूम होती है किल्ली है। इस पर श्रीमती जी ने कहा, तुम नौकरों को नहीं जानते, वे बड़े छठे होते हैं, बंसी चोर जरूर है, नहीं तो क्या फरिश्ते ले आते? मैंने कहा, तुमने आशुतोष से भी पूछा? बोली, पूछा, वो तो खुद ट्रंक और बॉक्स के नीचे घुस घुस कर खोज लगाने में मेरी मदद करता रहा, वो नहीं ले सकता। मैंने कहा, उसे पतंग का बड़ा शौक है,
बोली कि तुम तो उसे बताते बरसते कुछ हो नहीं, उम्र होती जा रही है, वह यूं ही रह जाएगा, तुम ही तो उसे पतंग की शह देने वाले। मैंने कहा जो कहीं पाजेब पड़ी मिल गई हो तो। बोली नहीं नहीं, मिलती तो बता देता। खैर, बातों बातों में मालूम हुआ कि शाम आशुतोष पतंग और डोर का पिन्ना नया लाया है। श्रीमती ने कहा ये तुम ही हो जिसने पतंग उसे इजाजत दी, बस सारे दिन पतंग पतंग, ये नहीं कि कभी उसे बिठाकर सबक की कोई बात पूछो। मैं सोचती हूँ कि एक दिन तोड़ ताड़ दूं उसकी सब डोर और पतंग। मैंने कहा खैर छोड़ो, कल सवेरे पूछताछ करेंगे। सवेरे बुलाकर मैं गंभीरता से उससे पूछा, क्यों बेटा, एक पाजेब नहीं मिल रही, तुमने तो नहीं देखी? वह गुम हो गया, जैसे नाराज हो उसने सिर हिलाया। उसने नहीं ली, पर मुंह नहीं खोला। मैंने कहा देखो बेटे, ली हो तो कोई बात नहीं, सच बता देना। उसका मुंह फूल गया और वो गुमसुम बैठा रहा। मैंने मन में उस समय तरह तरह के सिद्धांत आए। मैंने स्थिर किया अपराध के प्रति करुणा ही होनी चाहिए, रोष का अधिकार नहीं। प्रेम से ही अपराध वृत्ति को जीता जा सकता है, आतंक से उसे दबाना ठीक नहीं है। बालक का स्वभाव कोमल है और सदा ही उससे स्नेह व्यवहार करना चाहिए। मैंने कहा बेटा आशुतोष, तुम घबराओ नहीं, सच कहने पर घबराना नहीं चाहिए। ली हो तो खुलकर कह दो। हम कोई सच कहने के सजा थोड़े ही दे सकते हैं, बल्कि बोलने पर इनाम मिला करता है। आशुतोष बैठा सुनता रहा, उसका मुंह सूजा था, वह सामने मेरी आंखों में नहीं देख रहा था, रह रहकर उसके माथे पर बल पड़ते थे। क्यों बेटे, तुमने ली तो नहीं? उसने सिर हिलाकर क्रोध से अस्थिर और तेज आवाज में कहा, मैंने नहीं ली, नहीं ली, नहीं ली। ये कहकर वो रोने को आया। वो रोया नहीं, आंखों में आंसू रोक लिए। उस वक्त मुझे प्रतीत हुआ उग्रता दोष का लक्षण है। मैंने कहा देखो बेटा, डरो नहीं, अच्छा आओ ढूंढो, शायद कहीं पड़ी पाजेब मिल जाए तो हम तुम्हें इनाम देंगे। वो चला गया और कमरे में जाकर पहले तो एक कोने में खड़ा हो गया। कुछ देर चुपचाप खड़े रहकर वो वहाँ पाजेब की तलाश लग गया। श्रीमती आकर बोली, आशु से तुमने पूछ लिया, क्या ख्याल है? मैंने कहा संदेह तो मुझे होता है, नौकर का तो काम है ही ये। श्रीमती ने कहा नहीं जी, आशु भला क्यों लेगा? भई मैंने कहा कि संदेह तो मुझे हुआ, नौकर तो काम ये है ही नहीं, नौकर का काम। श्रीमती ने कहा नहीं जी, आशुतोष क्यों भला लेगा? मैंने कुछ बोला नहीं, मेरा मन जाने क्यों गंभीर प्रेम भाव से आशुतोष के प्रति उमड़ रहा था। मुझे ऐसा मालूम होता था कि ठीक समय पर आशुतोष को हमें सहानुभूति से वंचित नहीं करना चाहिए, बल्कि कुछ अतिरिक्त स्नेह इस समय बालक को मिलना चाहिए। मुझे एक भारी दुर्घटना मालूम होती थी। मालूम होता था अगर आशुतोष ने चोरी की तो उसका इतना दोष नहीं, बल्कि ये हमारे ऊपर बड़ा भारी इल्जाम है। बच्चे में चोरी की आदत भयावह हो सकती है, लेकिन बच्चे के लिए वैसी लाचारी उपस्थित हो आई, ये और भी कहीं भयावह है। ये हमारी आलोचना है, हम उस चोरी से बरी नहीं हो सकते। मैंने बुलाकर कहा, अच्छा सुनो, देखो मेरी तरफ देखो, ये बताओ पाजेब तुमने छुन्नू को दी है ना? वो कुछ देर कुछ नहीं बोला, फिर चेहरे पर रंग आया और गया। मैं एक एक छाया ताड़ना चाहता था। मैंने आश्वासन देते हुए कहा कि डरने की कोई बात नहीं। हाँ हाँ बोलो, डरो नहीं, ठीक बताओ बेटे, कैसा हमारा सच्चा बेटा है? मानो बड़ी कठिनाई से बाद में उसने अपना सिर हिलाया। मैंने बहुत खुशी होकर दी ना छुन्नू को। उसने सिर हिला दिया। अत्यंत साधना के से स्वर में इसने पूर्वक मैंने कहा, मुंह से बोलो, छुन्नू को दी है? उसने कहा हाँ। मैंने अत्यंत हर्ष के साथ दोनों बाहों में लेकर उसे उठा लिया। कहा कि ऐसे ही बोल दिया करो, करते हैं अच्छे लड़के, आशु हमारा राजा बेटा है। गर्व से भाव से मैंने उसे गोद में लिया। मैं उसकी माँ की तरफ उल्लासपूर्वक बोला, देखो हमारे बेटे ने सच कबूल दिया, पाजेब उसने छुन्नू को दी है। सुनकर माँ बहुत खुशी हुई। उसने उसे चूमा और शाबाशी दी। उसकी बलैयाँ लेने लगे। आशुतोष मुस्कुराया। आरचे एक उदासी भी उसके चेहरे पर दूर नहीं हुई थी। उसके बाद अलग से लेकर मैंने बड़े प्रेम से पूछा, पाजेब छुन्नू के पास है ना? जाओ मांग ला सकते हो उससे। आशुतोष मेरी ओर देखता हुआ बैठा रहा। मैंने कहा जाओ बेटे ले आओ। उसने जवाब में मुंह नहीं खोला। मैंने आग्रह किया। वो बोला कि छुन्नू के पास नहीं हुई तो वह कहाँ से देगा? मैंने कहा जिसको उसने दी है उसका नाम बता देना।
देगा? सुनकर वो चुप हो गया। मेरे बार-बार कहने पर यही कहता रहा, पाजेब छुन्नू के पास ना हुई तो वह देगा कहाँ से? अंत में हार कर मैंने कहा, वह कहीं तो होगी। अच्छा, तुमने कहाँ से उठाई थी? पड़ी मिली थी। और फिर नीचे जाकर वह तुमने छुन्नू को दिखाई? हाँ। फिर उसी ने कहा कि इसे बेचेंगे? हाँ। कहा बेचने को? कहा मिठाई लाएंगे? नहीं, पतंग लाएंगे। हाँ। सो पाजेब छुन्नू के पास रह गई। हाँ। तो इसी के पास होनी चाहिए ना, या पतंग वाले के पास होगी? जाओ बेटा, उसे ले आओ, कहना हमारे बाबूजी तुम्हें इनाम देंगे। वो जाना नहीं चाहता था। उसने फिर कहा कि छुन्नू के पास नहीं हुई तो कहाँ से देगा? मुझे उसकी जिद बुरी मालूम हुई। मैंने कहा, तो कहीं तुमने गाड़ दिया है? क्या किया है? बोलते क्यों नहीं? वह मेरी ओर देखता रहा। आशुतोष मेरी ओर देखता रहा, कुछ नहीं बोला। मैंने कहा, कुछ कहते क्यों नहीं? वह गुमसुम रह गया और नहीं बोला। मैंने डपट कहा, जाओ, जहाँ हो वहीं से पाजेब लेकर आओ। जब वो अपनी जगह से नहीं गया तो मैंने उसके कान पकड़ उठाया। कहा कि सुनते हो, जाओ पाजेब लेकर आओ, नहीं तो घर से मैं तुम्हारा काम नहीं। इस तरह का उठाया जाकर वो उठ गया। कमरे से बाहर निकलकर बरामदे के एक कोने में रूठा मुंह बनाकर खड़ा रह गया। मुझे बड़ा क्षोभ हो रहा था कि लड़का सच बोलकर अब किस बात से घबरा रहा है। ये कुछ समझ में ना सका। मैंने बाहर आकर धीरे से कहा, जाओ भाई, जाकर छुन्नू से कहते क्यों नहीं हो? पहले तो उसने कोई जवाब नहीं दिया, फिर जवाब दिया तो बार बार कहने लगा, छुन्नू के पास नहीं हुई तो कहाँ से देगा? मैंने कहा, जितने में उसने बेची होगी दाम दे देंगे, समझे ना? जाओ, तुम कहो तो। चुन्नी की माँ तो कह रही कि उसका लड़का ऐसा काम नहीं कर सकता। उसने जवाब पाजेब नहीं देखी। जिस पर आशुतोष की इसकी माँ ने कहा कि नहीं, तुम्हारा छुन्नू झूठ बोलता है। क्यों रे आशुतोष, तेने दी थी ना? आशुतोष ने धीरे से कहा, हाँ दी थी। दूसरी ओर छुन्नू बढ़कर आया और हाथ फटकार कर बोला, मुझे नहीं दी थी। क्यों रे, कब मुझे दी थी? आशुतोष जिद बांधकर कहा, दी थी तो थी, कह दो नहीं दी थी। नतीजा ये हुआ कि छुन्नू की माँ छुन्नू को खूब पीटा, खूब खुद भी रोने लगी। कहती जाती, हाय रे, अब हम चोर हो गए, कुलच्छनी औलाद जाने कब मिटेगी। बात दूर तक फैल गई। पड़ोस की स्त्रियां में पवन पड़ने लगी और श्रीमती ने घर जा लौट कर कहा, छुन्नू और दूसरी उसकी माँ दोनों एक से हैं। मैंने कहा, तुमने तेजी क्यों कर डाली? ऐसी बात भला सुलझती है? बोली कि हाँ, मैं तेज बोलती हूँ। अब जाओ ना, तुम ही उनके पास पाजेब निकाल कर लाते हो, क्यों नहीं? तब जानूं जब पाजेब निकलवा दो। मैंने कहा, पाजेब से बढ़कर शांति है? अशांति तो पाजेब मिल नहीं जाएगी। श्रीमती बुदबुदाती हुई नाराज होकर मेरे सामने से चली गई। थोड़ी देर बाद छुन्नू की माँ हमारे घर आई। श्रीमती उन्हें लाई थी। अब उनके बीच मैंने कहा, पाजेब से बढ़कर शांति होती है, अशांति से तो पाजेब मिल नहीं जाएगी। श्रीमती बुदबुदाती हुई नाराज होकर मेरे सामने से चली गई। थोड़ी देर बाद छुन्नू की माँ हमारे घर आई। श्रीमती उन्हें लाई थी। अब उनके बीच गर्मी नहीं थी। उन्होंने मेरे सामने कहा कि छुन्नू तो पाजेब से के लिए इनकार करता है। अब पाजेब कितनी की थी, मैं उसके दाम भर सकती हूँ। मैंने कहा, ये आप क्या कहती हैं? बच्चे बच्चे हैं। आपने छुन्नू से सहूलियत से पूछा भी? उन्होंने इसी समय छुन्नू बुलाकर मेरे सामने कर दिया। कहा कि क्यों रे, बता, क्यों नहीं देता? तो तैने पाजेब देखी हो? छुन्नू ने जोर से सिर हिलाकर इनकार किया और बताया कि पाजेब आज तो उसके हाथ में मैंने नहीं देखी थी। वह पतंग वालों को दे आया है। मैंने खूब देखी थी, वह चांदी की थी। तुम्हें ठीक मालूम है? हाँ, मुझसे कह रहा था कि तू भी चल, पतंग लाएंगे। पाजेब कितनी बड़ी थी बताओ तो? छुन्नू ने उसका आकार बताया तो ठीक ही था। मैंने उसकी माँ की तरफ देखकर कहा, देखिए ना, पहले यही कहता था कि मैं पाजेब देखी तक नहीं, अब कहता है देखी है। माँ ने मेरे सामने छुन्नू को खींचकर तभी धम धम पीटना शुरू किया और कहा, क्यों री, झूठ बोलता है? तेरी चमड़ी न उधेड़ दी तो मैं नहीं। मैंने बीच बचाव करते हुए छुन्नू को बचाया। वो शहीद की भांत पिटता जा रहा था। रोया बिल्कुल नहीं। एक कोने में खड़े आशुतोष को जाने किस भाव से देख रहा था। खैर, मैंने सबकी छुट्टी दी और कहा, जाओ बेटा, छुन्नू खेलो। उसकी माँ को कहा, आप उसे मारिएगा नहीं, और पाजेब कोई ऐसी बड़ी चीज नहीं है। छुन्नू चला गया। तब उसकी माँ ने पूछा, आप उसे कसूरवार समझते हैं?
मैंने कहा मालूम तो होता है कि उसे कुछ पता है और वो मामले में शामिल है। इस पर छुन्नू की माँ ने पास बैठी हुई मेरी पत्नी से कहा, चलो बहन जी, मैं तुम्हें अपना सारा घर दिखाई देती हूँ, एक एक चीज़ देख लो, होगी बाजेब तो मिल जाएगी। मैंने कहा छोड़िए, अभी बेबात के बात बढ़ाने से क्या फ़ायदा। सो ज्यों के त्यों उन्हें दिलासा दिया, नहीं तो वह छुन्नू को पीट पीट कर हाल बेहाल कर डालने को प्रण उठाए घूम रही थी। कुलच्छनी, आज उसी धरती में नहीं गाड़ दिया मेरा नाम नहीं। खैर, जिस तिस कर भांति बखेड़ा टाला, मैं इस झंझट में दफ्तर भी समय पर नहीं जा सका। जाते वक्त श्रीमती से कह गया, देखो आशुतोष को धमकाना मत, प्यार से सारी बातें पूछना, धमकाने से बच्चे बिगड़ जाते हैं और हाथ कुछ नहीं आता, समझी ना। शाम को दफ्तर से लौटा श्रीमती से सूचना दी कि आशुतोष ने सब बतला दिया है, 11 आने पैसे में वह पतंग वाले को दे दी है। पैसे उसने थोड़े थोड़े करके देने को कहे हैं, 5 आने से दिए वह छुन्नू के पास हैं, इसी तरह रत्ती रत्ती भर वो उसने कह दी है। कहने लगी कि मैंने बड़े प्यार से पूछ पूछ कर सब पेट से निकलाया है, 2-3 घंटे में मगज मारती रही। हाय राम, बच्चे का भी क्या जी होता है। मैं सुनकर खुशी हुआ। मैंने कहा चलो अच्छा है, अब 5 आने भेज कर पाजेब मंगा लेंगे। लेकिन यह पतंग वाला भी कितना बदमाश है, बच्चों के हाथ में ऐसी चीज़ें लेता है, उसे पुलिस को दे देना चाहिए, उचक्का कहीं का। फिर मैंने पूछा कि आशुतोष कहाँ है। उन्होंने बताया बाहर ही कहीं खेल खाल रहा होगा। मैंने कहा कि बंसी जाकर उसे बुला लाओ। बंसी गया और उसने आकर कहा, वे अभी आते हैं। कह क्या कर रहा है? छुन्नू के साथ गिल्ली डंडा खेल रहे हैं। थोड़ी देर बाद आशुतोष आया, तब मैंने उसे गोद लेकर प्यार से कहा। आते आते उसका चेहरा उदास हो गया और गोद में लेने पर वह कोई विशेष प्रसन्न मालूम नहीं हुआ। उसकी माँ ने खुशी होकर कहा, आशुतोष ने सब बातें अपने आप पूरी पूरी बता दी हैं। हमारा आशुतोष बड़ा सच्चा लड़का है। आशुतोष मेरी गोद में टिका रहा, लेकिन अपनी बड़ाई सुनकर उसे हर्ष नहीं हुआ। वो प्रसन्न नहीं था, ऐसा प्रतीत होता था। मैंने कहा, चलो आओ, अब क्या बात है? क्यों हजरत, तुमको 5 ही आने तो मिले हैं ना, हमसे 5 आने मांग लेते और क्या हम ना देते? सुनो, अब से ऐसा मत करना बेटे। कमरे में आकर उसे फिर पूछताछ की, बेटा पतंग वाले ने 5 आने तुम्हें दिए ना? हाँ। और छुन्नू ने के पास है ना? आशुतोष ने कहा, हाँ। अभी तो उसके पास ही होंगे ना? नहीं, खर्च कर दिए। नहीं, खर्च किए? खर्च किए? हाँ। खर्च किए कि नहीं खर्च किए? उस पर प्रश्न करने पर मेरी ओर देखता और उत्तर नहीं दिया। बताओ, खर्च कर दिए अभी हैं? जवाब में उसने एक बार हाँ कहा और दूसरी बार नहीं कहा। मैंने कहा, तो ये क्यों नहीं कहते कि तुम्हें मालूम नहीं है? हाँ बेटा, मालूम है ना। हाँ। पतंग वाले पैसे छुन्नू ने लिए हैं ना। हाँ। तुमने क्यों नहीं हुआ चुप कहा? इस तरह से आशुतोष हाँ हाँ किए जा रहा था। था। इकट्ठी कितनी थी बोलो? आशुतोष ने कहा, 2। मैंने कहा, बाकी पैसे थे? आशुतोष ने कहा, हाँ। मैंने कहा, 2 अन्नी थी? आशुतोष ने कहा, हाँ। मुझे क्रोध आने लगा, दपट कर कहा, सच क्यों नहीं बोलते? सच बताओ, कितनी कन्या थी और कितना अम, और कितना क्या था? वह आशुतोष गुमसुम खड़ा रहा, कुछ नहीं बोला। मैंने कहा, बोलते क्यों नहीं? आशुतोष नहीं बोला। सुनते हो? बोला नहीं तो? आशुतोष डर गया, कुछ नहीं बोला। सुनते ही मैं क्या कह रहा हूँ। इस बार भी वो नहीं बोला। मैंने कान पकड़कर उसके कान खींच लिए और बिना आंसू लाए गुमसुम खड़ा रहा। अब भी नहीं बोलोगे? वह डर के मारे पीला हो गया, लेकिन बोल नहीं सका। मैंने जोर से बुलाया, बंसी यहाँ आओ, इनको ले जाकर कोठरी में बंद कर दो। बंसी नौकरी उसे उठा ले गया और कोठरी में मूंद दिया। उस मिनट बाद फिर उसे पास बुलाया। उसका मुंह सूजा हुआ था, बिना कुछ बोले होंठ हिल रहे थे। कोठरी में बंद होकर वो रोया नहीं था। मैंने कहा, क्यों रे, अब तो अकल आई? वो सुनता हुआ गुमसुम खड़ा रहा। अच्छा, पतंग वाला कौन सा है? दाई दाई तरफ से चौराहे बोला। सॉरी। अच्छा, पतंग वाला कौन सा? दाएं तरफ से चौराहे वाला। उसने कुछ होठों में ही बड़बड़ा दिया, जिसे मैं कुछ ना समझ सका। मैं चौराहे वाला, वह चौराहे वाला? मैंने कहा। वो बोला, हाँ। देखो, अपने चाचा के साथ चले जाओ और बता देना कौन सा है, फिर उसे स्वयं भुगत लेंगे, समझते हो ना?
ये कर कर मैंने अपने भाई को बुलाया, सब बात समझा कर कहा, देखो 5 आने के पैसे ले आना आओ। पहले तुम दूर रहना, आशुतोष पैसे ले जाकर उसे देगा और अपनी पाजेब मांगेगा। अव्वल तो वो पाजेब लौटा ही देगा, नहीं तो उसे डांटना, कहना कि तुम्हें पुलिस को सुपुर्द कर दूंगा। बच्चों से माल ठगता है, समझे? नरमी की जरूरत नहीं है। और आशुतोष, अब जाओ अपने चाचा के साथ और जाओ। वह अपनी जगह पर खड़ा था, सुनकर भी टसमस नहीं हुआ। मैंने कहा, नहीं जाओगे? आशुतोष ने सिर हिला दिया, नहीं जाऊंगा। मैंने तब उसे समझा कर कहा, भैया घर की चीज है, दाम लगे हैं, भला 5 आने रुपयों में माल किसी के हाथ खो दोगे? जाओ चाचा के संग जाओ, तुम्हें कुछ नहीं कहना होगा। हाँ, पैसे दे देना और अपनी चीज वापस मांग लेना तो दे, नहीं तो दे, तुम्हारा कोई सरोकार नहीं। सच है ना बेटे? अब जाओ। पर आशुतोष जाने को तैयार नहीं दिखा। वो लड़ लड़के की गुस्ताखी पर मुझे बड़ा बुरा मालूम हुआ। बोला, इसमें बात क्या है? इसमें मुश्किल क्या है? समझा कर बात कर रहे हैं, सो समझता नहीं, सुनता ही नहीं। मैंने कहा, क्यों रे, जाएगा नहीं? उसने फिर सिर हिला दिया, नहीं जाऊंगा। मैंने प्रकाश और अपने छोटे भाई को बुलाया, कहा, प्रकाश इसे पकड़ कर ले जाओ। प्रकाश ने उसे पकड़ा, आशुतोष को अपने हाथ पैरों से उसका प्रतिकार करने लगा। वो सब साथ जाना नहीं चाहता था, वो घिसटने लगा। मैंने अपने ऊपर बहुत जब्र करके फिर आशुतोष को पुचकारा कि जाओ भाई, डरो नहीं, अपनी चीज घर में आएगी, इतनी सी बात समझते ही नहीं? प्रकाश उसे गोद में उठाकर ले आओ और अपनी चीज मांगे उसे बाजार से दिला देना। जाओ भाई आशुतोष। पर उसका मुंह फूला हुआ था। जैसे तैसे बहुत समझाने पर वो प्रकाश के साथ चला। अ, ऐसे अ, चला मानो पैर उठाना उसे भारी हो रहा हो। 8 बरस का वो लड़का, 8 बरस का वो लड़का होने को आया, फिर भी देखो ना, किसी भी बात की उसमें समझ नहीं है। मुझे तो गुस्सा आया, क्या बताऊं। लेकिन याद करके कि गुस्से में बच्चे को समझने संभलने की जगह बिगड़ते हैं, मैंने अपने को दबाता चला गया। खैर हुआ गया तो मैंने सांस ली, चैन की सांस ली। लेकिन देखता हूँ कि कुछ देर बाद प्रकाश लौट आया है। मैंने पूछा, क्यों? बोला, आशुतोष भाग आया है। मैंने कहा, अब तो वो कहाँ है? वो रूठा खड़ा है, घर में नहीं आता है। जाओ पकड़ कर तो लो आओ, ले आओ। वो पकड़ा हुआ आया। मैंने कहा, क्यों रे, तू शरारत से बाज नहीं आएगा? बोल, जाएगा कि नहीं? वह नहीं बोला। मैंने कस कर उसके 2 चांटे दिए। थप्पड़ लगते ही वो एकदम चीखा, पर फौरन चुप हो गया। वह वैसे ही मेरे सामने खड़ा रहा। मैंने उसे देखकर मारे गुस्से से कहा, ले जाओ इसे मेरे सामने से, जाकर कोठरी में बंद कर दो। दुष्ट, इस बार आधे घंटे बंद रहेगा। ये सोचकर मुझे ख्याल आया कि मैं ठीक कर नहीं कर रहा हूँ इस बार। लेकिन जैसे कोई दूसरा रास्ता ना निकला। मारपीट मन को ठीक नहीं लग रहा था। आदत पड़ गई थी और कुछ अभ्यास ना था। खैर, मैंने इस बीच प्रकाश को कहा, तुम दोनों पतंग वाले के पास जाओ, मालूम करना कि किसने पाजेब ली है। होशियारी से मालूम करना, मालूम होने पर सख्ती करना, मुरब्बत की जरूरत नहीं है, समझे? प्रकाश गया। लौटते ने पर बताया कि उसके पास पाजेब नहीं है। सुनकर मैं झल्ला गया। कहा कि तुमसे कुछ नहीं काम नहीं होता हो सकता, जरा सी बात नहीं हुई, तुमसे क्या उम्मीद रखी जाए? वह अपनी सफाई देने लगा, कहने लगा, बस। मैं कहने लगा, बस तुम जाओ। प्रकाश मेरा बहुत लिहाज करता था। वह मुंह डालकर कोठरी खुलवाने पर वह मुंह डालकर चला गया। कोठरी खुलाने पर आशुतोष को देखा, वो फर्श पर सो रहा था। उसके चेहरे पर अब भी आंसू नहीं थे। सच पूछो तो मुझे उस समय बालक पर करुणा हुई। लेकिन आदमी में एक ही नहीं जाने क्या क्या विरोधी भाव उठते हैं। मैंने उसे जगाया, हड़बड़ा कर उठा। मैंने कहा, कहो क्या हालत है? थोड़ी देर तक वो समझा नहीं, फिर याद आया पिछला सिलसिला। झट उसके चेहरे पर वही जिद, अकड़, प्रतिरोध भाव दिखाई देने लगे। मैंने कहा, या तो राजी राजी चले जाओ, नहीं तो उस कोठरी में फिर बंद कर दे किए देते हैं। आशुतोष पर उसका विशेष प्रभाव नहीं पड़ा।
ऐसा मालूम नहीं हुआ। खैर उसे पकड़ कर लाया और समझाने लगा। मैंने निकाल कर उसे 1 रुपया दिया और कहा, बेटा इसे पतंग वाले को दे देना और पाजेब मांग लेना, कोई घबराने की बात नहीं है, तुम समझदार लड़के हो। उसने कहा कि पाजेब उसके पास नहीं हुई तो वह कहाँ से देगा? इसका क्या मतलब? तुमने कहा ना कि 5 आने में पाजेब दी थी। ना हो तो छुन्नू के को भी साथ ले ले लेना, समझे? वो चुप हो गया। आखिर समझाने पर भी जाने को तैयार हुआ। मैंने प्रेम पूर्वक उसे प्रकाश के साथ जाने को कहा। उसका मुंह भारी देखकर डांटने लगा। डांटने वाला ही था कि इतने में उसकी बुआ दिखाई दी। बुआ ने आशुतोष पर हाथ रखकर पूछा, कहाँ जा रहा है? मैं तो तुम्हारे लिए केले और मिठाई लाई हूँ। आशुतोष का चेहरा रूठा ही था। मैंने पूछा, कहा कि उसे रोको मत, जाने दो। आशुतोष रुकने को उद्यत था। वो चलने में आनाकानी दिखाने लगा। बुआ ने कहा, क्या बात है? मैंने कहा, कोई बात नहीं, जाने दो उसे। पर आशुतोष मचलने पर आ गया। मैंने डांट कर कहा, प्रकाश ले क्यों नहीं जाते हो इसे? बुआ ने कहा, क्या बात है, क्या बात है? मैंने पुकारा, बंसी तू भी साथ जा, बीच से लौटने न पाए। सो मेरे आदेश पर दोनों आशुतोष को जबरदस्ती उठाकर सामने से ले गए। बुआ ने कहा, क्यों उसे सता रहा है? मैंने कहा, कुछ नहीं, जरा यूं ही। फिर मैं उसके साथ इधर उधर बातें करने लगा। रणनीति, राष्ट्रनीति, मोहल्ले से भी राजनीति होती है, ये भार स्त्रियों पर टिकता है। कहा, क्या हुआ, क्या होना चाहिए इत्यादि चर्चा स्त्रियों को लेकर रंग फैलाती हैं। इसी प्रकार कुछ बातें। फिर छोटा सा बक्सा सरका कर उनमें वह कागज हैं जो तुमने मांगे थे, और यहाँ, ये कहकर उसने अपने बास्केट जेब में से हाथ डालकर पाजेब निकालकर उसके सामने रख दी, जैसे सामने बिच्छू हो। मैं भयभीत हो भाव से कह दिया, ये क्या है? बोली, उस रोज भूल से एक पाजेब मेरे साथ चली गई थी। कहानी का अंत यही होता है कि जब बुआ पाजेब सामने रखती हैं तो जो लेखक होता है वो, उसे लगता है कि कोई बिच्छू पाजेब नहीं, कोई बिच्छू रख दी हो, डंक मार दिया हो। इतना अचंभित और रह जाता है। तो इस कहानी से क्या निकलता है कि जो है, बिना समझे बूझे कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए, और बच्चों पे अनायास बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं डालना चाहिए। जैसा कि आशुतोष उनके बेटे के साथ हुआ कि वो जानता था कि उसने नहीं ली है, लेकिन ज़्यादा जब उस पर कसा गया तो वो जो है, जो सच बात नहीं थी उसको भी उसने अपने ऊपर लेकर के सच मान लिया। अब हम इसी बात कहानी की समीक्षा करेंगे, तब ये बात और अच्छी तरह से बताएंगे आपको। धन्यवाद। इसकी समीक्षा, पाजेब कहानी की समीक्षा अब इसके बाद करेंगे। तो चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं। तो आपने देखा कि ये एक मध्यम वर्गीय परिवार की कहानी है, जो एक निर्दोष और भोले बालक पर इसमें जो अत्याचार कहिए या मानसिक प्रताड़ना हुई है, अनजाने में लोग अपने बच्चों पर या अपने से जो छोटे कमज़ोर लोग होते हैं उनको दबाव डालते हैं, वो बिना सोचे समझे नहीं करना चाहिए। यही हमें शिक्षा मिलती है इस कहानी से। और इसके बाद चलिए हम समीक्षा आरंभ करेंगे अगली वीडियो में। धन्यवाद।